हेलो बच्चों, आज हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे। पार्टनरशिप का ये लास्ट चैप्टर है एंड इजी भी है। आई होप पार्टनरशिप के सारे चैप्टर आप लोग अच्छी तरह से कर चुके होंगे और आज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हम लोग करने जा रहे हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में डिफरेंस होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप and dissolution of partnership firm। अभी तक हम लोग जो भी चैप्टर पढ़े हैं फंडामेंटल्स को छोड़ के, वो क्या पढ़े? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब हुआ? पार्टनरशिप की समाप्ति, पार्टनरशिप को खत्म करना। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब होता है? ड्यू टू चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के केस में। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इट मीन्स फॉर्म की समाप्ति, फॉर्म को खत्म करना। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब पार्टनरशिप खत्म होता है तो फॉर्म क्या होता है? कंटिन्यू रहता है। बट जब फॉर्म खत्म होता है, फॉर्म की समाप्ति होती है, तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। यही अंतर है दोनों में, समझ गए? अब हम लोग देखते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हमें कौन कौन से अकाउंट खोलने होते हैं। तो फर्स्ट नंबर है रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक आपके क्वेश्चन में जो गिवन होगा, कैश अकाउंट खोलने के लिए कहा जाए तो कैश अकाउंट खोलेंगे, बैंक अकाउंट खोलने कहा जाए तो बैंक अकाउंट खोलेंगे, दोनों सेम ही होता है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है ये बताने की जरूरत तो नहीं है। इधर डेबिट क्रेडिट। अब आप लोग अपना क्वेश्चन में बैलेंस शीट देखिए। बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो होगा उसे क्या करेंगे? उसका क्रॉस ट्रांजैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस ट्रांजैक्शन। एसेट्स जो भी है उसको किधर लेंगे? डेबिट साइड में। और जो लायबिलिटी है उसको किधर लेंगे? क्रेडिट साइड में। क्योंकि एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है एंड लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। इसलिए सारे एसेट्स को डेबिट साइड लेंगे और सारे लायबिलिटी को क्रेडिट साइड लेंगे, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक का जो बैलेंस होगा उसे कहाँ लेंगे? कैश एंड बैंक अकाउंट में। इसके अलावा आपके एसेट साइड में डेबिट बैलेंस ऑफ P&L होगा, P&L अकाउंट एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसे कहाँ लेते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेबिट बैलेंस और P&L अकाउंट को कहाँ लेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये तीन आइटम को छोड़कर जो भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगा वो सारे आइटम को हम कहाँ लेंगे?
रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। किस पर? बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू पर लेंगे तो यहाँ क्या क्या आ जाएगा? टू प्लांट एंड मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, गुडविल। गुडविल का यहाँ अदर एसेट्स की तरह ही ट्रीटमेंट होगा। और भी जो भी एसेट्स होगा उसे क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में। बस ये 3 आइटम को छोड़ के कैश एंड बैंक, डेबिट बैलेंस और P&L अकाउंट एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, बाकी सारा यहाँ लेंगे। और एसेट्स के अगेंस्ट में अगर कोई प्रोविजन हो, लाइक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो उसे कहाँ लेंगे? क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज के साथ लेंगे। सपोज डेटर्स पर, सपोज डेटर्स है 10,000 का और इस पर प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,000, तो 9,000 हुआ। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? इसे ग्रॉस वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? 10,000, यहाँ लेंगे 10,000। और जो प्रोविजन है उसे कहाँ लेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज के साथ। यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में कब लेंगे? जब इन्वेस्टमेंट आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में गिवन हो। जब इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के एसेट साइड में गिवन हो तब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेंगे, अदरवाइज इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेंगे। अब क्या करेंगे? सारे लायबिलिटी को हम लोग क्रेडिट साइड में लेंगे। क्रॉस ट्रांसफर हम लोग कर रहे हैं, एसेट्स को क्या किए? डेबिट साइड में लिए और लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में ले रहे हैं। कौन सा लायबिलिटीज को हम लोग यहाँ लेंगे? थर्ड पार्टी से जो रिलेटेड लायबिलिटीज है उसे ही हम लोग यहाँ लेंगे, थर्ड पार्टी या आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। थर्ड पार्टी कौन होता है? फर्म या पार्टनर्स को छोड़ के जो भी लायबिलिटी है वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी होगा। थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो भी लायबिलिटी रहेगा उसे हम लोग यहाँ लेंगे, सच एज क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, प्रोविडेंट फंड, पार्टनर्स वाइफ्स लोन, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में हम लोग डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कब इसे रियलाइजेशन अकाउंट में लेना है और कब नहीं लेना है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आउटसाइडर्स लायबिलिटी को ही लेते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या है? आउटसाइडर्स लायबिलिटी नहीं है, ये एसेट्स के अगेंस्ट, डेटर्स के अगेंस्ट में है ये, और ये फर्म का लॉस है, इसीलिए अलग से इसका कोई पेमेंट नहीं करना है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ये भी एसेट्स के अगेंस्ट में है, ये फर्म का लॉस है, इसलिए इसका भी अलग से कोई पेमेंट नहीं होगा। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है? इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में बनाया गया रिजर्व है, इसका भी अलग से कोई पेमेंट नहीं होगा, ये आउटसाइडर्स लायबिलिटी नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आउटसाइडर्स लायबिलिटी नहीं है, ये फर्म का लायबिलिटी है, इसलिए इसका अलग से कोई पेमेंट नहीं होगा। जो आउटसाइडर्स लायबिलिटी होता है उसका ही हम लोग अलग से पेमेंट करते हैं।
तो ये आप लोग समझ गए कि इसमें कौन सा लायबिलिटी लेना है और कौन सा नहीं लेना है। पार्टनर्स वाइफ्स लोन आउटसाइडर्स लायबिलिटी है, बट पार्टनर्स लोन आउटसाइडर्स लायबिलिटी नहीं है, इसलिए पार्टनर्स लोन को पार्टनर्स लोन अकाउंट में लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का नेक्स्ट वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। और इसमें क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट नहीं लेंगे, उसे कहाँ लेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, ये सब कहाँ लेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो अब यहाँ कौन सा लायबिलिटी लेना है और कौन सा नहीं लेना है ये समझ गया। इस तरह से हम लोग बैलेंस शीट को पूरी तरह से खाली कर देंगे। बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो एसेट साइड में लेना है रियलाइजेशन अकाउंट के, उसे एसेट्स में लेंगे। जो लायबिलिटी साइड में लेना है उसे लायबिलिटी साइड में लेंगे। जो कैश और बैंक अकाउंट में लेना है उसे इसमें लेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट में एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये समझ गया। इस तरह से बैलेंस शीट को पूरी तरह से खाली कर देना है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप इसका सारे एसेट्स को सेल करेंगे और सारे लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। तो लायबिलिटीज का पेमेंट करके डेबिट साइड फिर से क्रॉस ट्रांसफर होगा। लायबिलिटीज को पेमेंट करके डेबिट साइड में लाएंगे टू कैश अकाउंट के नाम से, और सारे एसेट्स को सेल करके किधर लाएंगे, क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट में। और ये कोई मैजिक तो है नहीं बच्चों जो हमेशा कॉस्ट ट्रांसफर होगा, ये एसेट्स इधर आएगा और लायबिलिटी इधर। क्यों हम लोग एसेट्स को क्रेडिट साइड में लेते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का क्या नेचर है, जो भी इनकम होगा उसे क्रेडिट साइड में लेते हैं और जो एक्सपेंस होगा उसे डेबिट साइड में लेंगे। तो एसेट्स जब हम सेल करते हैं तो क्या होता है, इनकम होता है, तो उसे हम लोग क्रेडिट साइड में लेते हैं। और जब लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, खर्चा होता है, इसलिए इसका पेमेंट हम लोग डेबिट साइड में लेते हैं। बस आप लोग ये स्टेप याद रखिए कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग बैलेंस शीट से क्रॉस ट्रांसफर किए, सेकेंड स्टेप भी क्रॉस ट्रांसफर होगा, एसेट्स को सेल करके क्रेडिट साइड, लायबिलिटीज को पेमेंट करके डेबिट साइड। अब क्यों डेबिट और क्रेडिट में लेते हैं ये बता दिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप सारे एसेट्स को सेल करेंगे। तो इसको मिटा दे रहे हैं, जगह का कुछ कमी है इसलिए इसको मिटाकर एसेट्स सेल करेंगे। यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। सपोज प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू है 1 लाख और ये बिका कितने में, 80,000 में। प्लांट एंड मशीनरी 80,000 में। लैंड एंड बिल्डिंग का बुक वैल्यू 2 लाख, अभी का है 2,50,000 में। तो जो यहाँ रियलाइज्ड वैल्यू होगा वो लिखेंगे और यहाँ बुक वैल्यू लिखेंगे। इसी तरह से सारे एसेट्स को जो जिस वैल्यू पे बिका है यहाँ बाय कैश अकाउंट करके लिख लेंगे। फर्नीचर का जो भी वैल्यू होगा, सपोज 50,000, और पार्टनर्स, कोई पार्टनर्स अगर कोई एसेट्स ले लेता है, अगर कोई पार्टनर्स एसेट्स ले लिया, सपोज फर्नीचर, अगर किसी पार्टनर्स को फर्नीचर की जरूरत है घर पर और फर्नीचर फॉर्म में नया है तो वो क्या किया, फर्नीचर ले लिया। तो ये इस फर्नीचर को क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसका भी पेमेंट पार्टनर्स को करना पड़ेगा। ये नहीं कि पार्टनर है तो इसका पेमेंट नहीं करेगा, वो फ्री में घर लेकर चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसे फ्री में फॉर्म दे देगी फर्नीचर, उसे भी इसका कॉस्ट पे करना पड़ेगा। समझ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ क्या लिख देंगे, फर्नीचर। सपोज फर्नीचर का वैल्यू है 50,000, तो यहाँ 50,000।
यहाँ लिख दिए 50,000। जो भी टोटल होगा इसका टोटल करके यहाँ लिख देंगे। 2 नहीं बाई हो जाएगा, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक आप लोग समझ गए। गुडविल का तो एनी अदर एसेट्स की तरह ही ट्रीटमेंट होगा। अगर उसका बुक में दिया हुआ है कि कितने में बिका है तो लेंगे, अगर नहीं दिया है तो माना जाएगा कि गुडविल का वैल्यू नील है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए कि जब भी एसेट्स को सेल करते हैं तो जो एसेट्स का रियलाइज्ड वैल्यू होगा वो यहाँ लिखेंगे। जिस एसेट्स के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है उसे नहीं लेंगे, और जिस एसेट्स को पार्टनर्स ले लिया है उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लेंगे। अब क्या करेंगे, लायबिलिटी पेमेंट करेंगे। तो जो भी लायबिलिटी पेमेंट करते हैं तो लायबिलिटी पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस को हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। तो इसे भी कैश से पेमेंट किया जाएगा, टू कैश अकाउंट। ये क्रेडिटर्स है, सपोज क्रेडिटर्स का क्रेडिटर्स है 20,000, तो ये यहाँ लिख दिए 20,000। जो भी लायबिलिटी आप यहाँ लिए हैं वो सारा यहाँ पेमेंट करेंगे, सच एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, बैंक लोन, जो भी अभी हम लिखे थे सारा बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, पार्टनर्स वाइफ लोन। उसके बाद क्या है, प्रोविडेंट फंड, वो सारा लायबिलिटी यहाँ पे करेंगे। लायबिलिटी के बारे में अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो भी लायबिलिटी पे करना है, उसका जो यहाँ जिस वैल्यू लिखे रहेंगे उस वैल्यू पे यहाँ पेमेंट करेंगे। लायबिलिटी के बारे में ये नहीं मानेंगे कि वो हमें माफ हो गया। वो लायबिलिटी आपको जो बुक वैल्यू है उस वैल्यू पे आपको पेमेंट करना है। और बुक अगर ये कहा जाए क्रेडिटर्स के बारे में कितना में फुल सेटलमेंट हो गया, क्वेश्चन में जो कहा जाए आप वही पे करेंगे यहाँ। अगर कोई पार्टनर्स कोई लायबिलिटी ले लेता है तो उसे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। टू पार्टनर्स, उस पार्टनर्स का नाम लिखेंगे। सपोज एक्स ले लिया, कोई लायबिलिटी ले लिया, बैंक लोन ही पे करने को तैयार हो गया या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे करने को तैयार हो गया, तो उस पार्टनर्स का नाम लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट। यहां लिख दिए बैंक लोन। सपोज 1 लाख का बैंक लोन है, वो एक्स पे कर दिया, तो वो किसके बिहाफ में पे किया है, फर्म के बिहाफ में, तो वो फर्म इसका पेमेंट करेगी, इसलिए इसे डेबिट साइड में लिखें। फर्म के लिए क्या हुआ, ये खर्चा हुआ। अब एसेट्स जब सेल करते हैं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ खर्चा आता है। एसेट्स को सेल करते समय कुछ ना कुछ तो खर्चा आता है, जैसे कुछ ब्रोकरेज ही देना हुआ, एडवर्टीजमेंट करना हुआ, तो उस खर्चे को क्या करते हैं, कैश से पेमेंट करते हैं। तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस। जो खर्चा होगा, एसेट्स रियलाइज करने का जो खर्चा होगा उसे कैश अकाउंट में लिख करके लिख लेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। अब अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, इट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। कहां जाएगा ट्रांसफर होके, कैपिटल अकाउंट में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड। और अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब लॉस हो रहा है, तो यहां लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
XYZ। जो इनका रेशियो होगा उस रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट और लॉस। इसमें एक बेनिफिट है बच्चों कि एक ही रेशियो होगा, आपको कोई न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करना है। तो अब आप लोग समझ गए रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट देखते हैं। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपके बैलेंस शीट में इसका बैलेंस बीडी दिया होगा, बाय बैलेंस बीडी। जो भी इन लोगों का कैपिटल होगा उसे लिखेंगे। फिर सभी रिजर्व्स सच एज जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब लेंगे इस साइड में। फिर क्या करेंगे, जब कोई पार्टनर्स एसेट्स ले लेता है, एसेट्स लेता है तो इसका पार्टनर रियलाइजेशन अकाउंट से भी क्रॉस ट्रांसफर करेंगे। अगर क्रेडिट साइड में है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग डेबिट साइड में लेंगे, और जब डेबिट साइड में है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लेंगे। यहां हो जाएगा टू पार्टनर्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटीज टेकन। जो लायबिलिटी लिया है, जो पार्टनर लिया है, सपोज एक्स लिया है तो एक्स के अकाउंट में डालेंगे। और अगर यहाँ बैंक लोन एक्स चुकाने को तैयार है, अगर पार्टनर्स कोई पार्टनर्स चुका रहा है तो यहाँ बैंक लोन नहीं लेंगे, कोई भी एक ही बार लेंगे कोई भी आइटम। अगर कोई पार्टनर्स बैंक लोन पे कर रहा है तो यहाँ नहीं लेंगे। ये नहीं कि यहाँ भी लिख लिए और कोई पार्टनर्स ले लिया तो यहाँ भी लिख लिए, ऐसा नहीं। अगर कोई पार्टनर्स बैंक लोन ले रहा है तो इसका अलग से फिर पेमेंट नहीं करेंगे, इसको पार्टनर्स को ही पेमेंट करना, अलग से पेमेंट नहीं करना है। यहाँ लिख देते हैं प्रोविडेंट फंड। ये समझ गए। अगर इसे क्रॉस ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटी जो पार्टनर्स लिया है उसे क्रेडिट साइड में लेंगे और एसेट्स जो पार्टनर्स लिया है उसे डेबिट साइड में लेंगे। जो डेबिट का आइटम है उसे क्रेडिट साइड और जो क्रेडिट का आइटम है उसे डेबिट साइड। तो यहाँ पार्टनर्स को क्या है, ये पैसा मिलना है, ये जो बैंक लोन है ये पार्टनर्स को पैसा मिलना है, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, इसलिए इसे क्रेडिट साइड में लेंगे। और ये फर्नीचर का पैसा पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर्स को खर्चा होगा, इसलिए इसे पार्टनर्स के डेबिट कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स टेकन। जो भी पार्टनर्स लिया है, सपोज वाई लिया है तो वाई के अकाउंट में लिख देंगे। और क्या लेंगे, टू डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और रियलाइजेशन का लॉस इधर आ जाएगा टू लॉस, और प्रॉफिट किधर आएगा, क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट। इसके बाद जो बैलेंस होगा उसे हम इधर बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे क्योंकि अब आगे फॉर्म कंटिन्यू नहीं हो रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, टू बैंक अकाउंट। यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। पहले हम लोग क्या लिखते थे कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस सीडी, क्योंकि फॉर्म कंटिन्यू हो रहा था एडमिशन एंड रिटायरमेंट के केस में। लेकिन डिसोल्यूशन के केस में हम लोग बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे क्योंकि
सारे अकाउंट को खत्म करना है, बंद करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। और जो भी अगर क्रेडिट बैलेंस आया तो इधर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और जो बैलेंस आएगा वो यहाँ लिख देंगे, अब वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर किसी पार्टनर्स का कैपिटल कम हो रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, किसी पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस आ रहा है, मतलब डेबिट साइड में ज्यादा आ रहा है, तो उस पार्टनर्स को फर्म को पैसा देना पड़ेगा। तो वो क्या लिखेंगे यहाँ, बाय बैंक अकाउंट। सपोज जेड का कैपिटल 10,000 से कम हो रहा है, 10,000 इसका लायबिलिटी बढ़ गया, डेबिट साइड में बढ़ा, इसका मतलब खर्चा बढ़ गया, जेड का 10,000 से खर्चा बढ़ गया, इसका डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, तो क्या करेगा, इधर यहाँ जेड 10,000 लेकर आएगा और फर्म को देगा। ये 10,000 क्या हुआ, जेड के लिए लायबिलिटी हुआ। अब समझ गए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ गए। अब हम लोग कैश और बैंक अकाउंट देखते हैं। तो बैलेंस शीट में देखिए कैश और बैंक अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो किधर आएगा, डेबिट साइड में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। कैश और बैंक का बैलेंस किधर आता है, डेबिट साइड में। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट में कैश कहाँ कहाँ है, तो यहाँ देख रहे हैं बाय कैश अकाउंट, तो इसे क्रॉस ट्रांसफर करेंगे। अगर क्रेडिट साइड में है तो डेबिट साइड में लेंगे, और डेबिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में लेंगे। और कहाँ से ट्रांसफर करके ला रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से। तो क्या नाम लिखेंगे यहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ क्या है, बाय कैश अकाउंट, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, सेल ऑफ एसेट्स। जितना भी एसेट सेल करके आया है कैश वो यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ कैश अकाउंट है ये, तो वो लायबिलिटीज पेड करके जो आएगा वो डेबिट साइड है, तो इधर क्रेडिट साइड लेंगे। क्या नाम लिखेंगे, कहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या नाम लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या ले रहे हैं, लायबिलिटीज, जो लायबिलिटी पे किए हैं वो ले रहे हैं, तो यहाँ जो कैश होगा टोटल करके उसको ले लेंगे। और कहीं नहीं है, एक है ये कैश अकाउंट एक्सपेंसेज, टू है तो बाय में आ जाएगा, डेबिट है तो क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेज। अब कहीं कैश अकाउंट नहीं है। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट देखेंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जहां भी कैश और बैंक लिखे होंगे तो उसका भी क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे, और किस नाम से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसको कहां से ट्रांसफर कर रहे हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से, इसलिए यहां लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज डेबिट में है बैलेंस तो टू बैंक अकाउंट करके लिखे थे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो क्रेडिट में लिखे थे उसे डेबिट में लिखेंगे। और अगर कोई पार्टनर्स का लोन है तो उसे भी लिखेंगे। पार्टनर्स का लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं, सपोज एक्स कोई पार्टनर है, उसका लोन अकाउंट कैसे बनाएंगे, एक्स लोन अकाउंट, तो उसका बैलेंस किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस बीडी। सपोज 20,000 है, यहाँ टू कैश अकाउंट, कैश से पेमेंट किए तो 20,000 आया, तो इसको यहाँ लिखेंगे बाय, यहाँ क्या है, डेबिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में लेंगे, कहाँ से ले रहे हैं, एक्स के लोन अकाउंट से, तो बाय एक्स लोन अकाउंट हो गया। बैंक अकाउंट
अगर आपका बैंक अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस मैच कर गया, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। और अगर मैच नहीं कर रहा है ये दोनों, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका गलत है। दोनों मैच करना चाहिए, डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल मैच करना चाहिए। अब आप लोग समझ गए रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। अब हम लोग आज इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू।